डियर पेरेंट्स, आपके बच्चों के लिए फतवाए तालीम लॉन्च कर दिया भारत सरकार ने। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। आपका बच्चा कोचिंग सेंटर नहीं जा सकता, आपका बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, आपका बच्चा आईआईटी नहीं जा पाएगा। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे क्लब में पैदा हुए या फिर अपर क्लास में है, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनको तो फर्स्ट डे से एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जिन बच्चों की ग्रोथ कोचिंग सेंटर्स कर पाते थे, उन बच्चों की ग्रोथ अब 100% रुक जाएगी। 11th और 12th पे बच्चा इतना रिजिड हो जाता है कि उस बच्चे को बनाना शिक्षक के लिए भी बड़ा टफ हो जाता है। अब आपको ये नई जनरेशन किस रूप में दिखाई देगी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। अभी कुछ गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कोचिंग सेंटर्स के लिए रिलीज की गई है। उन गाइडलाइंस को हम लोग थोड़ा फॉलोअप करेंगे कि क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरह का इन्होंने गैजेट नहीं बोल सकता इस पर, कि इन्होंने इंफॉर्मेशन रिलीज की है। इस इंफॉर्मेशन को मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली कुछ चीजें मेंशन की हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्यों, किन कारण से ये गाइडलाइंस हमने कोचिंग सेंटर्स को देनी पड़ रही है। तो इसमें कई सारी चीजें, कई सारी आपकी पेटिशंस गई हैं, पीआईएल गई हैं। इसमें पीआईएल के ऊपर ऑर्डर भी हुए हैं। तो उस चीज को लेकर इन्होंने संज्ञान में जो लिया है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक अशोक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक स्पेशली कुछ गाइडलाइंस तैयार की है। उन गाइडलाइंस को मैं आपको इलेबोरेट करने जा रहा हूं। जैसे टाइटल की इन्होंने बात की है कि टाइटल, जो कोचिंग सेंटर्स अपना नाम रखते हैं, टाइटल को भी आप रजिस्टर्ड कराएं। कोचिंग सेंटर जो भी होंगे 2024 में, ये मुझे उम्मीद है कि ये 31 मार्च के बाद यानी कि 1 अप्रैल न्यू जो सेशन होता है उससे लागू की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस गाइडलाइंस के, इसमें कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस की है, जिसमें कि ये बताया कि मोर देन 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में रहने चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कंपनी की अथॉरिटी, गवर्नमेंट के इसमें रूल रेगुलेशंस क्या रहेंगे, इन चीजों को इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। इस चीज में रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स की बात की है कि कोई भी कोचिंग सेंटर अब रिकॉग्नाइज या फिर ऑथोराइज नहीं लिख पाएगा या एम्पावर्ड नहीं लिख पाएगा, अब उसको रजिस्टर्ड ही कराना पड़ेगा, और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट लिख पाएगा वो उसके बाद। और इसके लिए सिंगल विंडो ऑपरेशन सरकार ने सुनिश्चित किया है। उसमें बोला भी गया है कि मिनिमम इंटरफेस हो ह्यूमंस का, और उसको ऑनलाइन ही डल किया जाए इसके आपके कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कंपिटेंट अथॉरिटी इसमें अनाउंस की जाएगी, वो टाइम पर की जाएगी। वैसे जहां तक उम्मीद लग रही है कि ये राज्य सरकार के सब्जेक्ट बनेगा और राज्य सरकार इस पर अपनी गाइडलाइंस प्रस्तुत करेगी इन फ्यूचर। अगर कोई कोचिंग सेंटर मल्टी ब्रांच रखता है, ज्यादा एक से ज्यादा ब्रांच होती है, तो उनको सेपरेट कोचिंग सेंटर के तौर पर ये ट्रीट किया जाएगा, और उन सबकी इंफॉर्मेशन अब कोचिंग सेंटर्स को देनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन को लेकर भी इसकी बात की गई है। तो इस तरह की कई गाइडलाइंस इसमें है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो कोड ऑफ कंडक्ट पर अगर बात की जाए। फीस पर भी इन्होंने कुछ बात की है कि फीस भी रीजनेबल रहनी चाहिए, ऑथेंटिक रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फीस ले। ऐसा ना हो कि कोई कोर्स 50,000 रुपए में कंप्लीट हो सकता है तो आप उसके 5-7 लाख रुपए ले रहे हो। तो इन चीजों को भी इन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की है। जेन्युइनली ये सब ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को भी अकम्पनिश किया है इन्होंने, और इसमें कुछ गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से बच्चे का आप एडमिशन लेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेंगे, और अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो उसको आपको उस टाइम तक की फीस वापस करनी होगी जो उसका रिमेनिंग टाइम है। तो ये कई सारी चीजें बिल्कुल ठीक की हैं, और ये एथिकली भी ऐसा कोचिंग सेंटर्स को करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है कोचिंग सेंटर्स में, लेकिन वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के हैं। अब आप बताइए मुझे, कोई अगर एनजीओ अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है विदाउट एनी इनकम, तो वो तो किसी ना किसी चीज के थ्रू फिर काम करेगा ना। तो इन सब चीजों में भी सरकार ने फिर एडिट करना चाहिए इनको। और जो करिकुलम है इनका क्लासेस का, ये सब भी इन्होंने बताया कि भाई अर्ली मॉर्निंग में क्लास नहीं होनी चाहिए, और लेट नाइट में क्लास नहीं होनी चाहिए, क्लास 5 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये कई सारे इन्होंने इसमें कानून बताए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बाय द कोचिंग सेंटर। तो इस कोचिंग सेंटर की कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इस आचार संहिता में जो आप देखेंगे, इसमें कई सारे कोचिंग सेंटर्स जूनियर्स को भी पढ़ाते हैं और सीनियर्स को भी पढ़ाते हैं। और वो क्यों पढ़ाते हैं, अगर आप देखेंगे, इनिशिएट पेरेंट्स की तरफ से कोचिंग सेंटर की ओर जाता है।
ना कि कोचिंग सेंटर का इनिशिएशन पेरेंट्स की तरफ जाता है और पेरेंट्स लुभावने जो ऑफर्स है उनको देखकर कोचिंग में आते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आप सेकंड और थर्ड जो गाइडलाइंस है इसमें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं उसको। द कोचिंग सेंटर शैल नॉट एनरोल स्टूडेंट बिलो 16 ईयर ऑफ एज और द स्टूडेंट्स एनरोल शुड बी ओनली आफ्टर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। यानी कि 10वीं क्लास के एग्जाम के बाद आप उस बच्चे को अपने कोचिंग में एनरोल कर सकते हो। उससे पहले 10वीं क्लास से पहले किसी बच्चे को कोचिंग में जाने का अधिकार अब नहीं होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस है कि भाई 10वीं क्लास तक का बच्चा कोई कोचिंग में ना जाए। मुझे नहीं पता मंशा क्या थी, क्या चीज हुई है पीछे, किस कारण से इन्होंने क्या चीज एनालाइज की है जिससे कि डिसीजन इन्होंने दिया है। चलिए मान लेते हैं एक बार, सब लोग ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मंत्री हैं और आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न में भी रहा होगा ये, तो डेफिनेटली एक गाइडलाइन सामने आई है निकल के, लेकिन इसके पीछे क्या R&D रही है वी डोंट नो। और एज अ पेरेंट्स भी अगर बात की जाए तो कितने पेरेंट्स आफ्टर स्कूल भी आपने 5-6 घंटे से ज्यादा का नहीं अनाउंस किया हुआ है, तो 5 से 6 घंटे के बाद उस बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनके घर में शुरू होती हैं। तो घर में शुरू होने के बाद 3 से 6 बजे का ट्रेंड हमारे देश में जनरली ट्रेंड है कि बच्चा कोचिंग या ट्यूशन क्लास के लिए जाता है। अब कोई बच्चा कोचिंग या ट्यूशन क्लास के लिए जा रहा है और उसमें पेरेंट्स का कंसर्न है कि मेरा बच्चा जाए और पढ़े, क्योंकि बहुत बड़ा दिन भी होता है, 12 घंटे होता है। 12 घंटे में सरकार बोलती है कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए 5-6 घंटे का ही पढ़ना जरूरी है, उसके बाद नहीं है। लेकिन पेरेंट्स किस तरीके से उस चीज को मैनेज करें। कुछ वर्किंग पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने एक संस्थागत तौर पर बच्चे को अपने एनरोल किया हुआ है और वो बच्चा 6 बजे या 5 बजे घर पे आता है, 5 बजे के बाद अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करता है। तो अब ये सिस्टम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि 16 साल तक के बिलो द 16 ईयर ऑफ एज आप किसी बच्चे को कोचिंग सेंटर में भेज ही नहीं सकते। अब अगर आप भेज नहीं सकते तो NTSC का एग्जाम क्यों होता है? आप अगर भेज नहीं सकते तो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड क्यों होता है? मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो रहा है, RIMC का एग्जाम हो रहा है, जो देहरादून के अंदर सिर्फ एक स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में। इतना टफ कंपटीशन है कि 10th क्लास का बच्चा उसको ना निकाल पाए। और मैं गारंटी देता हूं बिना कोचिंग सेंटर्स के बहुत कम बच्चे हैं जो निकाल पाए होंगे आज तक। बच्चे ड्रॉप करते हैं प्रॉपरली स्कूल, उसके बाद अपने एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और जाकर RMC में एडमिशन लेते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, RMC का अगर एलुमनाई को देखोगे आप तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में टॉप रैंक पर भी वो लोग रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग प्रेशर में जाकर RMC के एग्जाम को दे रहे हैं। मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं, सैनिक स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं, अपने स्कूल्स, ऑर्डिनरी स्कूल्स को छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज जा रहे हैं ना वो लोग। उनको इस बात का पता है कि RMC जो है वो हमारे एकेडमिक के साथ साथ कोचिंग का भी ध्यान रखती है। मिलिट्री स्कूल एकेडमिक के साथ साथ कोचिंग स्कूल का भी ध्यान रखता है। सैनिक स्कूल उसी पैटर्न पर चलते हैं जिससे बच्चे का NDA निकल जाए। तो ये कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें हमने देखा गया है कि स्पेशलाइज्ड स्कूलों के पीछे अभी भी लोग भाग रहे हैं। लेकिन इस क्लोज के बाद अब उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जो मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना चाहते थे, सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते थे, RMC ज्वाइन करना चाहते थे। अब मेरा R&D क्या कहता है इस बात को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपर क्लास के लोग हैं उन लोगों के बच्चे पहले से ही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका एप्टीट्यूड डेफिनेटली डेवलप हो चुका है। और जो बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, जो 1-8 साल तैयारी करने के बाद RMC, मिलिट्री या सैनिक स्कूल निकाल लेता था, वो बच्चा अब मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या RMC में नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल लेवल पर ही इनकी भी तैयारी कराई जाए जो आपने एंट्रेंस एग्जाम रखे हुए हैं। अगर आप नहीं करा सकते तो इस तरह का बैरिकेड भी ठीक नहीं है। तो कई सारी चीजें सरकार को सोचनी पड़ेंगी। उसके बाद जो भी गाइडलाइंस में देख रहा हूं सारी बिल्कुल जेन्युइन है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात की गई है। अचानक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। आप 1991 से पहले अगर आप देखेंगे हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्री पनप नहीं पाती थी। LPG मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, लाइसेंसीकरण सिस्टम को खत्म किया गया, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया, लाल फीताशाही को खत्म किया गया, जो ब्यूरोक्रेसी होती है इनको खत्म करने के बाद हमारे देश का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। और यही चीजें मैं इस पूरी गाइडलाइंस में देख रहा हूं कि आपके ऊपर एक कोई ऐसी एजेंसी होगी जो आपका असेसमेंट करेगी और आपके रजिस्ट्रेशन को आकर कैंसिल कर देगी। मैं आपको बता रहा हूं इसमें कई सारी चीजों में करप्शन इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो
सरकार को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बिल्कुल दूध की धुली हुई एजेंसी है, जो कभी भी करप्शन करती नहीं है। तो इस तरह की चीजों को शिक्षा में जरूर इन्वॉल्व करें। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, पेरेंट्स को स्पेशली, अब आप लोग अपने घर में ट्यूटर बुलाएंगे, 5 से 10 हजार रुपए उस बच्चे का खर्च कर रहा, आप लोग मिनिमम खर्चा बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप किसी ट्यूटर को बुलाते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए खर्च होगा महीने का आपका, जो कि 2-3 हजार रुपए महीना में निपट जा रहा था कोचिंग सेंटर्स में। और बच्चे अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे और वो बिल्कुल फ्री माहौल में पढ़ते थे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कोचिंग सेंटर का कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिससे कि बच्चा प्रेशर में आए। प्रेशर में लाती है गवर्नमेंट, एनटीए का एग्जाम लेकर, नीट का एग्जाम लेकर, आईआईटी का एग्जाम लेकर, एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम लेकर। कोचिंग सेंटर तो उसकी प्रिपरेशन कराता है। एक्चुअल तो जो आपका मेंटल सिकनेस शुरू होती है वो एग्जाम देने के बाद होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको। कोई बच्चा नीट के एग्जाम को देने जा रहा है, उसने 1 साल पूरे अच्छे से तैयारी की है, तैयारी करने के बाद नीट का एग्जाम देकर वापस आता है और देखता है मेरे तो 20 से 30% नंबर ही जा रहे हैं। शाम के टाइम तक बैठता है कि 1.5 साल बाप का पैसा भी खर्च हो गया है और एग्जाम भी ठीक नहीं गया, एग्जाम बहुत टफ सरकार ने दे दिया है, तो बाद में जाकर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। कोचिंग सेंटर में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होता है। कोचिंग सेंटर के बाद जो एग्जाम होता है उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट होता है। तो सरकार को इस बात को सोचना पड़ेगा कि सारी शिक्षा को परीक्षा में क्यों चेंज कर दिया है। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। सरकार को भी इस बात पे असेसमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर इसको रिव्यू भी करना चाहिए सरकार को कि जिस तरह की गाइडलाइंस आपने थोप दी है, इसको फतवा टाइप आपने जारी कर दिया है, क्या पेरेंट्स को कंसर्न किया है, क्या आपने कोचिंग सेंटर्स को कंसर्न किया है, या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको आपने क्या संज्ञान में लेकर ये कानून बनाने जा रही है। इन चीजों का प्लीज आप सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करने के बाद आप इस देश के भविष्य निर्माण को सोचें। ऐसा नहीं है सारे कोचिंग सेंटर गलत कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं सारे कोचिंग सेंटर्स कहीं ना कहीं भविष्य निर्माण भी कर रहे हैं। गांव में जाकर आनंद कुमार फेमस हुए हैं, सुपर 30 बनाया उन्होंने। और मैं आपको बता देता हूं अगर आनंद कुमार नहीं होते तो गरीब का बच्चा आईआईटी में कभी नहीं जाता, उसका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होता है। आपने उन कोचिंग सेंटर को रोक कर दिया है। 6 क्लास से बच्चे को 10 क्लास तक कोई व्यक्ति अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहा है वो भी नहीं करा पाएगा। गरीब का बच्चा ना आईआईटी जा पाएगा ना नीट जा पाएगा। अब आपको अपर क्लास के बच्चे आईआईटी में चाहिए और नीट में चाहिए तो अलग बात है। इतनी अच्छी स्कूलिंग भी हमारे देश में नहीं है कि कोचिंग सेंटर पनपे क्यों। मेन कारण क्या था पनपने का? स्कूल का आपके स्तर गिरा है, पढ़ाई का आपके स्तर गिरा है, शिक्षा का आपके स्तर गिरा है। करप्शन आप लोगों ने किया शिक्षकों को लगाने में, शिक्षकों का चयन किया उसमें भी करप्शन। बीएड आपने बाद में लागू किया, उसके बाद आपने सीटीईटी लागू किया, अभी तक भी आप लोगों की आरएनडी चल रही है कि कैसे हम अच्छा टीचर ढूंढे। उसके बाद भी बच्चा स्कूल आने के बाद भी कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रहा है, ये आपकी गलती है, ये सरकार की गलती है। इसको ठीक करना चाहिए। ये कोचिंग सेंटर ही नहीं पनपते और अभी शिक्षा का तो ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। आपके सरकारी स्कूलों की स्थिति देखकर रोना आता है। प्राइवेट स्कूल उसी के बगल में जाकर अपनी बिल्डिंगें बढ़ा रहा है और बिल्डिंगें बढ़ाने के बाद सारे बच्चों को पढ़ाता जा रहा है। आपके स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, आपके स्कूल में 5 टीचर है और 10 बच्चे बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखो, आप प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को मत देखिए। कई सारी चीजें हैं जो आपको अपना असेसमेंट करना चाहिए, ना कि कोचिंग सेंटर का। आप अपने स्कूलों को देखो क्यों डूबते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 5 से 10 साल के अंदर सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा। एक बार पेइंग कैपेसिटी ठीक हो जाए बच्चों की, 10th या 12th क्लास तक आपके किसी स्कूल को नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। कोचिंग सेंटर क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भी देखिए क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।